अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने एंड कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास उसके कुछ एमसीक्यूज़ रह गए थे, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस जो बेसिकली जो सॉल्यूशन है ये दो तरह की चीज़ों से मिलके बनता है, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट हम कहते हैं सॉल्यूशन के अंदर जो लेस अमाउंट के अंदर होगा उसको हम सोल्यूट कहते हैं, और जो एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्यूशन का बेसिक जो डेफिनेशन थी वो यही थी, दो कंपोनेंट्स हैं। इसके बाद 9.1 9.2 आपके सिलेबस के अंदर कट है। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सिंपल अल्फाज के अंदर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी कि ओबे करते हैं, उनको हम आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन जो आता है एग्जाम के अंदर वो आता है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो आप पहले 2 पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तो ये 4 के 4 पॉइंट्स का आप डिफरेंस बना लेंगे। तो इस तरह से आप उसको फॉलो करेंगे। अगर आपके पास सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे, उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। आइडियल सॉल्यूशन का सबसे पहला डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं अगर उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सेम है तो आप इसको कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। और इसका वाइस वर्सा जो है, यानी कि अगर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के दरमियान सेम नहीं है तो उसको हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन का वॉल्यूम इक्वल है आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर, तो आप उसको कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। जैसा कि हमने डेल्टन्स लॉ के अंदर पढ़ा था कि डेल्टन्स लॉ ये कहता था कि आपके पास सम ऑफ ऑल द गैसेस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इन द कंटेनर। ठीक है, सेम इसी तरह से सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगा, उसके अंदर जितने भी इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनके सम के बराबर होगा। अगर आपके पास वॉल्यूम सम के बराबर है तो इसको कहेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन, और अगर कंपोनेंट्स का सम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का सम टोटल सॉल्यूशन के बराबर नहीं है तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। थर्ड डिफरेंस ये है कि अगर आपके पास रॉल्ट्स लॉ को सॉल्यूशन ओबे कर रहा है तो इसको हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और अगर आपके पास नहीं कर रहा तो इसको कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फोर्थ डिफरेंस पे आते हैं। अगर आपके पास इंथैल्पी चेंज जो है वो ज़ीरो है, इंथैल्पी चेंज अगर आपके पास ज़ीरो है तो ये आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इंथैल्पी कैसे कहते किसको हैं। चैप्टर नंबर 7 के सेकंड लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था इंथैल्पी क्या होती है। टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंथैल्पी। आपके पास सिस्टम के अंदर जितने भी हीट एवॉल्व या फिर एब्जॉर्ब हो रही है एट कांस्टेंट प्रेशर पे उसको हम इंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इंथैल्पी जो है सॉल्यूशन की वो ज़ीरो है तो इसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशंस, और इसके साथ एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, डेल एच इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिसके अंदर इंथैल्पी चेंज जो हो डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और डेल एच डज नॉट इक्वल टू 0 एक इक्वेशन ये मेंशन कर लीजिएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास डिफरेंस था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब हमने ये बात की कि आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि व्हाट इज राउल्ट्स लॉ। क्वेश्चन नोट कर लें कि पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन बेटा आता है राइट 3 स्टेटमेंट्स ऑफ राउल्ट्स लॉ। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स आपने राउल्ट्स लॉ की बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको रेड लाइंस नजर आ रही हैं इस पे आपने हेडिंग लगा लेनी है, स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। आपके पास जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो बराबर होता है P0 क्रॉस x के। अब बेटा यहाँ पर P0 जो होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और x जो है वो मोल फ्रैक्शन है। तो आप कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड द मोल फ्रैक्शन इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर।
ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन इज कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास ये हो गई, P इज इक्वल टू P नॉट X1। अब P नॉट बुक में मेंशन नहीं किया हुआ, P नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड X1 के साथ लिख लीजिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब आ जाए इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पे। हमने ये डेल्टन्स लॉ के लास्ट लाइन चैप्टर नंबर 3 गैसेस के अंदर पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू यूनिटी, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन पर मैंने आपको पहले ही बताया कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो तरह से मिलके बनते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू यूनिटी, यानी कि 1। तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। अगर हम अब हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या मौजूद है, x1 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। अब हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करना चाहते हैं, क्या करेंगे, x1 को यहीं पर रखेंगे, x2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो आपके पास इक्वेशन बन गई x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1, जब आप स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर इक्वेशन पुट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की, तो आपके पास हो जाएगा P इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस x2। जब ये मल्टीप्लीकेशन होगी तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई और आपके पास इक्वेशन बन गई डेल P इज इक्वल टू P नॉट x2। अब याद रखिएगा डेल P क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉल्ड डेल P, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कॉल्ड डेल P। तो आपने अब स्टेटमेंट दूसरी खुद ही बना लेनी है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2 लिखा हुआ है, तो आप इसको अपनी स्टेटमेंट अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। स्टेटमेंट 1 क्या थी, स्टेटमेंट 1 ये थी कि वेपर प्रेशर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सॉरी। सेकंड स्टेटमेंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। इसके बाद आप डेल P जो है, अब P नॉट और x2 जो है ये प्रोडक्ट है, आप क्या करेंगे, P नॉट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो गया, आपके पास बन जाएगा डेल P ओवर P नॉट। अब डेल P ओवर P नॉट जो होता है, इसको एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं डेल P ओवर P नॉट इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल P बेटा क्या था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, और डेल P ओवर P नॉट क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब आप थर्ड स्टेटमेंट बना सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute। तो ये थर्ड स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट आपके पास है फैक्टर्स, आप शॉर्ट क्वेश्चन बना सकते हैं फैक्टर्स के। याद रखिएगा आपके पास जो भी इक्वेशन यहाँ पर नजर आ रही है, क्या आपको यहाँ पर टेम्परेचर नजर आ रहा है। अब देखें इन तीनों स्टेटमेंट्स के अंदर आपको कहीं भी टेम्परेचर नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है ये इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, मतलब राउल्ट्स लॉ टेम्परेचर को ओबे नहीं करता, ठीक है। डिपेंड्स ऑन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। बेटा कंसंट्रेशन पे अगर डिपेंड करेगा तो इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और मोल फ्रैक्शन आपको जगह जगह नजर आ रही है, x1 भी और x2 भी। थर्ड पॉइंट, अगर आप सॉल्यूट इक्विमोलर यूज कर रहे हैं, मतलब इक्वल अमाउंट्स में कर रहे हैं, तो आपके पास आंसर जो होगा वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है राउल्ट्स लॉ व्हेन कंपोनेंट्स आर वॉलेटाइल। अब पॉइंट को समझना है कि वॉलेटाइल किसको कहते हैं। वॉलेटाइल ऐसे कंपोनेंट्स को कहते हैं जो जल्दी से एवापोरेट हो जाएं, ठीक हो गया। राउल्ट्स लॉ कैन बी एप्लीकेबल टू सेम कंपोनेंट्स। अब हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक Pa और Pb। Pa इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड Pb इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। सेम हम वही इक्वेशन करेंगे। इसके बाद डेल्टन्स लॉ, बेटा ये सारा का सारा डेल्टन्स लॉ का कॉन्सेप्ट आ रहा है बार बार, क्योंकि हम अब देखें PT टोटल वेपर प्रेशर, हम यही पढ़ते थे, द टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, टोटल वेपर प्रेशर जो था वो इक्वल था सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द कंटेनर। मतलब कंटेनर के अंदर जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं उनका जो सम है वो बराबर होता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द कंटेनर के। तो सेम एग्जैक्ट यही इक्वेशन लिखी, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB। पुटिंग द वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, PT इज इक्वल टू PA और PB आपने कॉमन ले लिया और आपके पास कंपोनेंट A और B की वैल्यूज आ गई।
इसके बाद हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ जो हम ड्रा करेंगे वेपर प्रेशर के दरमियान दो कंपोनेंट्स हैं पी ए और पी बी। तो ये इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। तो अब याद रखिएगा रॉड्स लॉ ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, ये सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस को ओबे करता है। अब आपने क्वेश्चन को किस तरह पेपर में तैयार करना है, एक तो 3 स्टेटमेंट्स तैयार करनी है, इसके बाद डिफरेंस ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल करनी है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।